नमस्कार दोस्तों, मैं निशा। दोस्तों, अचानक से भारत के पूर्वी मोर्चे पर चाइनीज टैंकों की गड़गड़ाहट क्यों सुनाई देने लगी है? जिस बंगाल की खाड़ी पर भारतीय नौसेना का एक छत्र राज रहा है, वहां रातों रात एक लाल सेना अपने बेस क्यों बनाने लगे? भारत की पीठ पीछे म्यांमार के घने जंगलों और बांग्लादेश के बंदरगाहों के रास्ते ये बड़ी साजिश रची जा रही है। एक तरफा जहां नई दिल्ली में जापानी प्रधानमंत्री के साथ इंडो पैसिफिक की सुरक्षा और ग्लोबल सप्लाई चेन पर बड़ी रणनीतिक चर्चाएं चल रही थी, ठीक उसी वक्त बीजिंग के बंद कमरों में एक ऐसा मास्टर प्लान साइन हो रहा था जो सीधे तौर पर भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। एक ऐसा विशाल आर्थिक कॉरिडोर जो सिर्फ व्यापार और माल ढुलाई के लिए नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर सेना, टैंक और भारी हथियारों की तेज आवाजाही के लिए डिजाइन किया जा रहा है। दोस्तों, आखिर चीन ने अपनी वो मशहूर पाकिस्तान वाली चाल अब सीधे बांग्लादेश और म्यांमार में क्यों चल दी है? क्या भारत के खिलाफ कोई बड़ा फ्रंट खोला जा रहा है? और क्या भारत इस सिर्फ खामोशी को देखता रहेगा, या फिर दिल्ली के पास कोई ऐसा साइलेंट काउंटर प्लान मौजूद है जिसकी भनक अभी बीजिंग को भी नहीं लग पाई है? दोस्तों, आज हम जिस मेगा प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं वह कोई साधारण 2 लेन सड़क या रेलवे लाइन नहीं है। यह चीन का नया इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो चीन से कुनमिंग शहर से शुरू होकर म्यांमार के दुर्गम रास्तों को चीरते हुए सीधा बांग्लादेश के प्रमुख बंदरगाहों, खासकर मोंगला पोर्ट तक पहुंचेगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स की भाषा में कहें तो इससे आप सीपेक यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक नया और ज़्यादा खतरनाक ईस्टर्न वर्जन कह सकते हैं। सीपेक के जरिए चीन ने अरब सागर में ग्वादर पोर्ट तक अपनी पहुंच बनाई थी ताकि वह भारत को पश्चिमी मोर्चे पर घेर सके और मिडिल ईस्ट के तेल तक अपनी डायरेक्ट सप्लाई लाइन सिक्योर कर सके। लेकिन अब ड्रैगन की नज़र भारत के दूसरे हिस्से यानी बंगाल की खाड़ी पर टिक गई है। अगर यह कुनमिंग म्यांमार बांग्लादेश कॉरिडोर पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाता है तो चीन को सीधे बंगाल की खाड़ी में उतरने का एक हाईवे मिल जाएगा। रक्षा विशेषज्ञों का साफ मानना है कि मॉडर्न रोड रेल नेटवर्क और डीप सी मोटर शांति के समय भले ही कंटेनर और ग्लोबल ट्रेड के काम आते हैं, लेकिन किसी भी बड़े क्राइसिस या हाई रिस्क सिचुएशन के वक्त यही इंफ्रास्ट्रक्चर टैंक, आर्टिलरी और सैनिकों के मोबिलाइजेशन का सबसे बड़ा और घातक हथियार बन जाता है। दोस्तों, लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है कि आखिर यह प्रोजेक्ट अचानक से इतना एक्टिव कैसे हो गया, और बांग्लादेश जिसे भारत ने हमेशा अपना एक भरोसेमंद और क्लोज पार्टनर माना है, वह चीन के इस स्ट्रेटेजिक ट्रैप में इतनी आसानी से कैसे फंसता जा रहा है? इस पूरी जियोपॉलिटिकल मिस्ट्री के तार जुड़ते हैं बांग्लादेश के नए और तेजी से बदलते राजनीतिक समीकरणों से। साल 2024 में शेख हसीना सरकार के जाने के बाद से ढाका और बीजिंग की नज़दीकियां बहुत तेजी से और कुछ मामलों में तो अनएक्सपेक्टेड स्पीड से बढ़ी हैं। हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की चीन यात्रा के दौरान इस नए आर्थिक कॉरिडोर के प्रस्ताव पर बहुत प्रमुखता से चर्चा हुई और इस पर मुहर लगाने की तैयारी भी तेज कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ढाका में तैनात चीनी राजदूत याओ वेन ने बहुत ही सधे हुए शब्दों में कहा है कि यह विचार बिल्कुल नया नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 1999 में BCIM यानी बांग्लादेश चीन भारत म्यांमार आर्थिक कॉरिडोर की अवधारणा सामने आई थी, लेकिन अब जो हो रहा है वह बहुत ही अलग है। चीन ने बड़े ही चालाकी से अपनी पुरानी BCIM योजना में से भारत को बाईपास करते हुए इसे सिर्फ चीन, म्यांमार, बांग्लादेश का एक नया ट्राइलेटरल कॉरिडोर बनाने का गेम सेट कर दिया है। चीनी राजदूत ने अपने डिप्लोमेटिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा है, चीन और बांग्लादेश के बीच शुरू हो रहा सहयोग अंतिम पड़ाव नहीं है। अगर दूसरे देश भी इस पहल का हिस्सा बनना चाहे तो चीन उनका स्वागत करेगा, लेकिन इसमें शामिल होना या इंतजार करना संबंधित देशों का अपना फैसला होगा। यह बयान सीधे तौर पर भारत के लिए एक कूटनीतिक इशारा था जो बता रहा है कि चीन अब दक्षिण एशिया में भारत की मौजूदगी को इग्नोर करके अपना दबदबा बनाना चाहता है। इस नए आर्थिक कॉरिडोर का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि चीन के सस्ते इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या कपड़े जल्दी बांग्लादेश पहुंचेंगे। इसका असली और खतरनाक मतलब है कनेक्टिविटी के नाम पर भारत का स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट।
अगर आप वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखते हैं तो भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, वह शेष भारत से एक बेहद संकरे और संवेदनशील रास्ते से जुड़ा है। इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर आम भाषा में चिकन नेक कहा जाता है। यह इलाका रणनीतिक रूप से भारत के लिए जितना अहम है उतना ही वल्नरेबल भी है। चीन के कुनमिंग से मोंगला पोर्ट तक जाने वाला यह नया चीनी कॉरिडोर भारत के इसी चिकन नेक के बेहद करीब से गुजरेगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कल को अगर डोकलाम, तवांग या किसी भी बॉर्डर इलाके में कोई सीरियस एस्केलेशन या स्टैंड ऑफ होता है तो चीन इस नए कॉरिडोर का इस्तेमाल करके भारत की पूर्वी सीमा पर बहुत तेजी से भारी मिलिट्री प्रेशर क्रिएट कर सकता है, वह भी उस इलाके में जहां भारत को हमेशा से अपनी भौगोलिक सुरक्षा और टेरेन का एडवांटेज मिलता रहा है। यह भारत की सदियों पुरानी सुरक्षा नीति के लिए एक सीधा चैलेंज है। दोस्तों, यहीं पर कहानी सबसे इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि बात सिर्फ एक सड़क या रेलवे ट्रैक बिछाने की नहीं है, बात उन खास स्ट्रेटेजिक लोकेशंस की है जिन्हें चीन बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से चुन चुनकर अपने कंट्रोल में ले रहा है। अब जरा चीन और बांग्लादेश के बीच हाल ही में हुए कुछ अहम समझौते पर नजर डालिए जो नॉर्मल न्यूज हेडलाइंस में अक्सर छिप जाते हैं। सबसे पहला नाम आता है मोंगला पोर्ट का। मोंगला बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है और बंगाल की खाड़ी में इसका बहुत अहम रोल है। एक समय था जब इस बंदरगाह के विस्तार और पास के इकोनॉमिक जोन के विकास का पूरा प्रोजेक्ट भारत के पास आने वाला था। दोनों देशों के बीच बातचीत एडवांस स्टेज में थी, लेकिन ढाका ने अचानक से अपनी पॉलिसी शिफ्ट की, भारत को साइडलाइन किया और मोंगला पोर्ट के पास एक बड़े स्पेशल इकोनॉमिक जोन को विकसित करने का पूरा ठेका सीधे चीन को सौंप दिया। दोस्तों, भारत के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। बात यही नहीं रुकी, इसके अलावा भारत की सीमा के बिल्कुल करीब मौजूद लालमोनिरहाट एयरबेस के डेवलपमेंट में भी चीनी सहयोग की गंभीर रिपोर्ट सामने आ रही है। जरा सोचिए, एक ऐसा एयरबेस जो भारतीय सीमा से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित हो और वहां चीनी इंजीनियर्स, रडार एक्सपर्ट्स या मिलिट्री एडवाइजर्स की परमानेंट मौजूदगी हो। यह भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक डायरेक्ट इंटेलिजेंस रिस्क है जिसे कोई भी देश हल्के में नहीं ले सकता। दोस्तों, इन सबके ऊपर एक और बड़ा मुद्दा है तीस्ता नदी प्रबंधन परियोजना का। तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश के बीच एक बहुत ही इमोशनल, पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक मुद्दा रही है। चीन अब इस प्रोजेक्ट में भारी फंडिंग कर रहा है। हालांकि ढाका में चीनी राजदूत याओ वेन ने भारत को आश्वस्त करने की कोशिश करते हुए बड़ी सफाई दी कि चीन इस प्रोजेक्ट में केवल ढाका के विशेष अनुरोध पर आगे आया है और उसका कोई दूसरा छिपा हुआ इरादा नहीं है। चीनी राजदूत का दावा है कि नदी के आसपास रहने वाले लोगों की आजीविका इस परियोजना से जुड़ी हुई है और चीन सिर्फ उनकी भलाई के लिए मैक्सिमम फाइनेंसिंग कर रहा है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में जो कहा जाता है, असल मायने हमेशा उसके ठीक उलट जाते हैं। तीस्ता प्रोजेक्ट के बहाने चीन के तकनीकी कर्मचारी, हाइड्रोलॉजिकल सर्वेक्षक, ड्रोन ऑपरेटर्स और भारी उपकरण भारत की सीमा के बेहद करीब अनिश्चित काल के लिए डेरा जमा सकते हैं। दोस्तों, यह कोई साधारण वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि भारत के पूर्वी मोर्चे पर एक परमानेंट सर्विलांस और डेटा कलेक्शन पोस्ट बनाने जैसी साइलेंट चाल है। बाहर से देखने पर यह पूरा घटनाक्रम एक नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगता है, लेकिन अंदर से चीन की उसी पुरानी और खतरनाक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी का एक नया अपडेटेड वर्जन है, जिसके जरिए वह भारत को समंदर और जमीन दोनों तरफ से घेरना चाहता है। अगर आप चीन के पिछले 15 से 20 सालों के ग्लोबल फुटप्रिंट को एनालाइज करें तो आपको एक फिक्स पैटर्न नजर आएगा। चीन पहले कमजोर इकोनॉमी वाले देशों को बड़े बड़े और अनरियलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का लालच देता है, फिर उन्हें ऐसे भारी कर्ज के जाल में फंसाता है जिसे चुका पाना उनके बस में नहीं होता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी में डेट ट्रैप डिप्लोमेसी या कर्ज जाल की कूटनीति कहा जाता है। जब वह देश कर्ज की किस्तें नहीं चुका पाता तो चीन उन प्रोजेक्ट्स को अपने सामरिक और मिलिट्री इस्तेमाल के लिए टेक ओवर कर लेता या वहां अपनी शर्तें थोपना शुरू कर देता है। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, जिसे चीन ने 99 साल की लीज पर ले लिया, और पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट इसके सबसे बड़े और क्लासिक उदाहरण है। अब चीन बिल्कुल यही सेम गेम प्ले बांग्लादेश और म्यांमार में रिपीट कर रहा है। म्यांमार इस वक्त भारी आंतरिक अस्थिरता और सिविल क्राइसिस में गुजर रहा है। वहां की मिलिट्री जनता पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए हैं
और वह सर्वाइवल के लिए पूरी तरह से चीन पर निर्भर है। चीन इसी मजबूरी का फायदा उठाकर म्यांमार के क्याओ कप्यू डीप सी पोर्ट से लेकर कुनमिंग तक अपनी गैस पाइपलाइन और हाई स्पीड रोड नेटवर्क को पहले ही मजबूत कर चुका है। दोस्तों, अब उसी नेटवर्क को वह म्यांमार से आगे बढ़ाकर बांग्लादेश तक एक्सटेंड कर रहा है, ताकि बंगाल की खाड़ी में भारत की ट्रेडिशनल डोमिनेंस को ओपन चैलेंज दिया जा सके। दोस्तों, लेकिन क्या भारत वह पुराना भारत है जो चीन की इन चालों को सिर्फ बैठ कर देखेगा और चिंता जताएगा? बिल्कुल नहीं। मोदी सरकार के पिछले कुछ सालों के कार्यकाल में भारत के स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आया है। आज का भारत यह बहुत अच्छी तरह से जानता है कि चीन की इस अग्रेसिव घेराबंदी का जवाब केवल डिप्लोमेटिक बयानों या प्रोटेस्ट लेटर से नहीं दिया जा सकता। इसके लिए जमीन पर हार्ड पावर और समंदर में स्ट्रेटेजिक लेवरेज क्रिएट करना होगा। यही वजह है कि भारत ने अपनी पुरानी लुक ईस्ट पॉलिसी को अब एक अग्रेसिव और एक्शन ओरिएंटेड एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल दिया है। भारत ने अंडमान और निकोबार कमान को जिस तेजी से अपग्रेड किया है और वहां जिस तरह से एडवांस्ड मिलिट्री एसेट्स डिप्लॉय किए हैं, वह चीन के लिए इस वक्त सबसे बड़ा सिरदर्द है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर भारत का एक ऐसा अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट करियर है जो पूरी तरह मलक्का स्टेट को सीधा चौक कर सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन का 80% से ज़्यादा तेल, एनर्जी सप्लाई और व्यापार इसी मलक्का स्टेट से होकर गुजरता है। अगर चीन ने हिमालय की ऊंचाइयों पर यह भारत के पूर्वी मोर्चे पर कोई भी अग्रेसिव मिस एडवेंचर करने की कोशिश की, तो भारतीय नौसेना मलक्का स्टेट में चीन की पूरी सप्लाई चेन कुछ ही घंटों में पूरी तरह से ब्लॉक करने की क्षमता रखती है। चीन को हमेशा मलक्का डिलेमा सताता रहता है और वह यही कारण है कि वह कुनमिंग से मोंगला तक कॉरिडोर बनाने की इतनी जल्दबाजी दिखा रहा है, ताकि मलक्का स्ट्रेट पर उसकी निर्भरता कम हो सके और उसे हिंद महासागर में घुसने का एक बाईपास रास्ता मिल जाए। दोस्तों, यह एक छोटा सा नंबर और फैक्ट समझिए, क्योंकि इसी नंबर में पूरा पावर गेम छिपा है। चीन का डिफेंस बजट भले ही भारत से कई गुना ज़्यादा हो और उसके पास हथियारों की संख्या अधिक हो, लेकिन भारतीय सेना का बैटल एक्सपीरियंस, उसकी माउंटेन वॉरफेयर की बेजोड़ क्षमता और भारत का जियोग्राफिकल एडवांटेज चीन की किसी भी चाल को न्यूट्रलाइज करने के लिए काफ़ी है। पिछले 10 सालों में भारत ने अपने नॉर्थ ईस्ट में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस वॉर फुटिंग लेवल पर काम किया है, उतना पिछले कई दशकों में नहीं हुआ था। अरुणाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम तक नई सड़कें, सैला जैसी ऑल वेदर टनल, ब्रह्मपुत्र बोगीबील जैसी हैवी ड्यूटी ब्रिज और एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स ने भारतीय सेना की ट्रप मोबिलाइजेशन स्पीड की कई गुना बढ़ा दिया है। अब अगर चीन सोचता है कि वह मोंगला पोर्ट या म्यांमार के रास्ते भारत की पूर्वी सीमा पर अचानक कोई मिलिट्री प्रेशर बनाएगा, तो उसे यह भी याद रखना होगा कि भारत के पास अब अग्नि सीरीज के एडवांस्ड मिसाइलें, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें के स्क्वाड्रन और सुखोई 30 MKI का एक ऐसा खतरनाक कॉम्बिनेशन है जो किसी भी एडवांसिंग फोर्स को बॉर्डर से बहुत दूरी रोक सकता है। अब फैसले दिल्ली में होते हैं और असर ग्लोबल मैप पर दिखता है। दोस्तों, बाहर से यह फैसला भरे रीजनल लगता हो, लेकिन अंदर से अब भारत की लॉन्ग टर्म ग्लोबल स्ट्रेटजी का हिस्सा है। यहीं पर दुनिया की बाकी बड़ी ताकतों और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की सीधी एंट्री होती है। आपने गौर किया होगा कि जिस वक्त चीन ढाका में नया कॉरिडोर सेट करने की प्लानिंग कर रहा था, उसी वक्त जापान के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर थे। भारत और जापान मिलकर इंडो पैसिफिक की सुरक्षा और फ्री नेविगेशन पर बहुत ही मजबूत फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का मजबूत क्वाड अलायंस चीन की इसी विस्तारवादी नीति को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। क्वाड देश अब मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के जरिए बंगाल की खाड़ी से लेकर साउथ चाइना सी तक हर चीनी जहाज और सबमरीन के रियल टाइम ट्रैकिंग कर रहे हैं। भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा ही नहीं कर रहा, बल्कि अमेरिका और फ्रांस जैसे ग्लोबल पावर्स के साथ मिलकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा इकोसिस्टम भी तैयार कर रहा है। जो देश कभी दूसरों की टेक्नोलॉजी का सालों तक इंतजार करता था, वही आज ग्लोबल सप्लाई चेन का नया सेंटर बन रहा है और अब दुनिया के कई देशों को ब्रह्मोस और आर्टिलरी सिस्टम एक्सपोर्ट कर रहा है। जहां दुनिया प्रेशर देखती है, भारत वहां अपॉर्चुनिटी बढ़ता है। बांग्लादेश के लिए भी हालात उतने सिंपल नहीं है जितना ढाका में बैठे कुछ पॉलिसी मेकर्स सोच रहे हैं। ढाका और बीजिंग के बीच विदेश नीति और रक्षा मामलों पर 2+2 डायलॉग शुरू होने की बातें हो रही हैं। चीनी राजदूत ने बताया कि दोनों देश रणनीति को सुरक्षा सहयोग को नई दिशा देना चाहते हैं।
ढाका में ड्रोन निर्माण और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यूनिट स्थापित करने का जो चीनी ऑफर लाया है वह असल में बांग्लादेश के सीनों को धीरे धीरे चीनी हार्डवेयर पर पूरी तरह से निर्भर बनाने की एक बहुत ही कैलकुलेटेड चाल है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एक बार जब किसी देश की सेना का पूरा सिस्टम किसी दूसरे देश से आने लगता है तो उस देश की अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खत्म हो जाती है। बांग्लादेश अगर सीपेक की तर्ज पर चीन के इस नए आर्थिक कॉरिडोर में आंख मूंद कर घुसता है तो उसे पाकिस्तान जैसी भीषण आर्थिक तबाही का सामना भी करना पड़ सकता है। पाकिस्तान का जो हाल आज सीपेक के भारी भरकम कर्ज और फेल हो चुके प्रोजेक्ट्स की वजह से हुआ है वह पूरी दुनिया के सामने एक ओपन और लाइव केस स्टडी है। ग्वादर पोर्ट आज वीरान पड़ा है और वहां काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स लगातार सुरक्षा खतरों का सामना कर रहे हैं। अगर मोंगला पोर्ट का भी यही हाल हुआ तो बांग्लादेश की इकोनॉमी जो पहले से ही कुछ दबाव में है वह पूरी तरह से कोलैप्स हो सकती है। और सबसे बड़ा सवाल आता है कि अब आने वाले दिनों में इसका फाइनल आउटकम क्या होने वाला है। आने वाले कुछ साल भारत की कूटनीति, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट होने वाले हैं। चीन पूरी कोशिश करेगा कि वह म्यांमार के इंटरनल क्राइसिस और बांग्लादेश की नई लीडरशिप का फायदा उठाकर अपने इस कॉरिडोर प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड टाइम में पूरा कर ले। इसके लिए वह अपने चेकबुक डिप्लोमेसी का अंधाधुंध इस्तेमाल करेगा। लेकिन भारत के पास भी लीवरेज और प्रेशर पॉइंट्स की कोई कमी नहीं है। बांग्लादेश की इकोनॉमी, उसका टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स और वहां के आम लोगों की रोजमर्रा की सप्लाई चेन काफी हद तक भारत पर ही निर्भर करती है। दोस्तों, भारत ने भी बिना कोई शोर मचाए अपनी लाइन बिल्कुल क्लियर कर दी है। भारत डेवलपमेंट और प्रोग्रेस में पार्टनरशिप के लिए हमेशा तैयार है। लेकिन अगर कोई भी पड़ोसी देश अपनी जमीन, अपने एयरबेस या अपने बंदरगाहों का इस्तेमाल भारत के नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ होने देगा तो भारत के पास ऐसे कई डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टूल्स मौजूद हैं जिनके नतीजे बहुत सख्त हो सकते हैं। भारत अब सिर्फ मार्केट नहीं बल्कि ग्लोबल स्ट्रेटजी का निर्णायक प्लेयर बन रहा है। चीन ने बांग्लादेश और म्यांमार के साथ मिलकर जो नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की चाल चली है वह बीजिंग के प्लानर्स को कागज पर भले ही मास्टर स्ट्रोक लग रही हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर इसे लागू करना ड्रैगन के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। भारत अपनी पूर्वी सीमाओं पर अब पहले से कहीं ज्यादा अग्रेसिव और अलर्ट पोजीशन में है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर से लेकर अंडमान के डीप सी बेस तक भारत ने हर उस प्रेशर पॉइंट को सील और सिक्योर करना शुरू कर दिया है जहां से चीन कोई भी सरप्राइज एलिमेंट लाने की सोच सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत का यह साइलेंट लेकिन अग्रेसिव स्टैंड आने वाले समय में चीन के इस पूरे स्ट्रेटेजिक ट्रैप को फेल कर पाएगा या फिर दुनिया अभी भी भारत की असली कूटनीतिक और सैन्य ताकत को कम आंकने की गलती कर रही है? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर लिखिए। धन्यवाद।